clear? जी। So this is October November 2025 पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। इस पेपर में कैलकुलेटर ऑफ कोर्स अलाउड होते हैं, तो कैलकुलेटर अपने पास रखना। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ फोटो माइक्रोग्राफ। फोटो माइक्रोग्राफ क्या होती है? ये वो फोटो होती है जो हम लाइट माइक्रोस्कोप को यूज करके लेते हैं। इन अ फोटो माइक्रोग्राफ, जहां पे आपने लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन 5000 रखी थी ना, उसमें एक क्लोरोप्लास्ट मेजर करता है 25 मिलीमीटर इन डायमीटर। मुझे बताओ, क्या ये इसकी एक्चुअल साइज है, इमेज साइज है? फोटो के अंदर मेजर की हुई है जी। इमेज साइज है। इमेज साइज है, एग्जैक्टली। तो यू नो द इमेज साइज, आपको मैग्निफिकेशन का भी पता है, और सवाल सिर्फ पूछ रहा है कि आपको एक्चुअल डायमीटर बताना है। सो हमें फॉर्मूला पता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज साइज ओवर एक्चुअल साइज। अब सिर्फ एक्चुअल को सब्जेक्ट बना देना है हमने, तो ये बन जाएगा इमेज साइज ओवर मैग्निफिकेशन। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे मिलीमीटर इन्होंने यूनिट चूज किया है, लेकिन आंसर्स में देखो माइक्रोमीटर है। अब इसके ना दो तरीके हैं। या तो आप फॉर्मूला में ना इमेज साइज इनपुट करने से पहले ही उसको माइक्रोमीटर में बदल दो, या आप इसको मिलीमीटर डालो ताकि एक्चुअल भी मिलीमीटर है, और फिर उस मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करो। तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? मतलब कौन सा ज्यादा आसान रहता है आपके लिए, पहले से कन्वर्ट करना या आंसर निकालने के बाद कन्वर्ट करना? हाँ, पहले से कन्वर्ट करना। पहले से कन्वर्ट करना सही, कंप्लीटली अप टू यू। सो यहाँ पे मिलीमीटर से, रिमेंबर हमने क्या सोचा, क्या देखा था कि मिलीमीटर से माइक्रोमीटर एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार वो नैनोमीटर दे सकते हैं, कभी कभार वो सेंटीमीटर दे सकते हैं। तो सिर्फ जो भी आपको यूनिट मिले, और आपका गोल इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने का है ना, तो इसके लिए जो भी यूनिट मिले पहले उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि फिर मीटर से माइक्रोमीटर हमें पता है कि मल्टीप्लाई बाय 10⁶ है। मिलीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं? मिलीमीटर से सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, सेंटीमीटर से मीटर डिवाइड बाय 100, तो यहाँ डायरेक्ट डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। सो 25 को जब आप डिवाइड बाय 1000 करोगे, इट्स जस्ट टेकिंग इट 3 पोजीशंस टू द राइट। सो ये बन गया 0.025। और फिर जब आप टाइम्स 10⁶ कर दोगे, मतलब आप डेसिमल प्लेस को कितनी पोजीशंस टू द राइट लेके जाएंगे? अगर मल्टीप्लाई बाय 10⁶ कर रहे हैं, wouldn't we move it 6 places to the right? जी। Right. So ये ऑफ कोर्स आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, जहां जहां एरो लगा हुआ है वहां पे जीरो लगा दोगे। सो ये बन गया 25,000 माइक्रोमीटर, जिसको अब आप सिर्फ डिवाइड कर दोगे 5000 से। तो यहाँ तीन जीरो का 25 डिवाइड बाय 5 इज 5, इसलिए पहला का आंसर डी होगा। सिंपल फॉर्मूला का सवाल था ये, हमने बहुत ज्यादा ओवर कैलकुलेशन कर ली, बस 10 सेकंड का कैलकुलेटर का सवाल था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन होता है? क्या ये वेसिकल्स फॉर्म करते हैं फॉर एंडोसाइटोसिस? एक्सोसाइटोसिस नहीं लिखा, एंडोसाइटोसिस। क्या ये मॉडिफिकेशन करते हैं प्रोटीन्स की फॉर सिक्रीशन? क्या ये एटीपी सिंथेसिस करते हैं या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करते हैं? मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन। एग्जैक्टली, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन फॉर सिक्रीशन। जो प्रोटीन, मुझे बताओ, राइबोसोम में बनता है, क्या वो फंक्शनल होता है? नहीं। नहीं, वो प्रोटीन का बस बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने उस दिन भी एग्जांपल ली थी ना, जब घर बन रहा होता है तो उसका पहले ही पक्का स्ट्रक्चर नहीं बन जाता, पहले उसका कच्चा स्ट्रक्चर बनता है। फिर पूछा जाता है कि हाँ भाई सब कुछ सही है, सब कुछ सही होता है, अप्रूवल मिलता है, फिर पक्का स्ट्रक्चर बनता है। उसी तरीके से यहाँ पे अप्रूवल जैसा कुछ नहीं है, लेकिन राइबोसोम पहले नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर बस बना देते हैं। फिर ये जाता है गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी के सिस्टरने में जब वो मूव कर रहा होता है, उस वक्त उसकी होती है पोस्ट, ये वर्ड बहुत जरूरी है, ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन तो हमें पता है क्या होता है, मतलब वो मॉडिफाई हो रहा है, उसका शेप चेंज किया जा रहा है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या है? मुझे बताओ, ये मॉडिफिकेशन का प्रोसेस
ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बाद नहीं हो रहा? पूरे। ट्रांसलेशन तो राइबोसोम में हुई ना, और वहां पे हमने बस प्राइमरी स्ट्रक्चर बना दिया पॉलीपेप्टाइड का, अमीनो एसिड को सीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जोड़ के। बस वही थी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद ये गोल्जी बॉडी में जाते हैं। सो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस में। अच्छा, एक और चीज, जब ये पूरी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद फिर ये प्रोटीन जाता कहाँ पे और कैसे जाता है? मतलब कि ये गोल्जी बॉडी का सिस्टम है, यहाँ से प्रोटीन मूव करते 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 मॉडिफाई हो रहा था। अब जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, फिर इसके साथ प्रोटीन के साथ क्या होगा? मतलब ये इजेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इजेक्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कौन से वेसिकल्स, क्या नाम था उनका? गोल्जी अगर को वेसिकल्स। एग्जैक्टली, अगर गोल्जी बॉडी से निकले हैं तो गोल्जी वेसिकल्स। और ये गोल्जी वेसिकल्स फिर सेल के बाहर जा सकते हैं, सेल के दूसरे हिस्सों में जा सकते हैं। तो ये अगर बाहर भी जाएंगे तो ये तो एक्सोसाइटोसिस हुआ ना। ये कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, यहाँ तक सही है। और एंडोसाइटोसिस ये गलत है। और एटीपी की सिंथेसिस तो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस तो राइबोसोम में होती है, इसलिए बी इज आर आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन 3 जरा देखो। आपके पास एक सेल दिया हुआ है ह्यूमन बॉडी में, और वो कह रहे हैं कि ये जो सेल है ना, दिस इज स्पेशलाइज्ड, उसका फंक्शन ही यही है, उसका काम ही यही है, क्या? सिंथेसाइज करना, मतलब प्रोड्यूस करना, और फिर सिक्रीट करना, किसको? लिपिड्स को। सो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ लिपिड्स। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स कौन करता था? ये वही ऑर्गेनेल है जो कैल्शियम आयॉन्स भी स्टोर करता था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Perfect. Smooth endoplasmic reticulum. So, which row shows the organelles required by the cell for synthesis? पहले secretion को भी छोड़ दो, synthesis of lipids, तो smooth यार आ गया। अच्छा, अब अगर किसी चीज को आपको सिक्रीट करना है सेल के दूसरे हिस्सों में या सेल के बाहर, तो वो चीज, वो मॉलिक्यूल किसके अंदर होना चाहिए? वेसिकल के अंदर। इसीलिए आपको वेसिकल की भी जरूरत पड़ती है। अब ये बात बताओ, अगर किसी चीज को प्रोड्यूस करना है तो, एक सेकेंड यार, 1 सेकेंड। अच्छा, नॉर्मली ना वाईफाई में बंद कर देता हूँ, लेकिन जूम आईपैड पे चल रहा है, तो वाईफाई बंद करूंगा तो जूम भी बंद हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, हाँ, अब जरा ये देखो। हम कह रहे थे कि किसी भी चीज को अगर सिक्रीट होना है तो वेसिकल में होना पड़ेगा, और ये सिंथेसिस होती है स्मूथ एयर में। एक बात मुझे ये बताओ कि अगर किसी चीज को प्रोड्यूस करना है, जैसे कि यहाँ पे हम लिपिड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या ये एक पैसिव प्रोसेस है या एक्टिव प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। बिल्कुल, किसी भी चीज को बनाना है तो उसमें एनर्जी तो लगेगी, एक्टिव प्रोसेस है। और एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी रिक्वायर होता है। अच्छा, ये ना एक तरीके है सोचने का कि अच्छा एनर्जी चाहिए, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी रिक्वायर होता है। लेकिन इसका एक और भी तरीका है सोचने का, और वो क्या? नॉर्मली ज्यादातर बच्चों को यही बस पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इट इज एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज होता है। लेकिन हमने एक और पॉइंट भी लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया का बिल्कुल शुरू में, बस वो एक छोटा सा सेंटेंस था। बहुत ज्यादा ये चांस है कि आप भूल चुके होगे अभी तक, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था। और वो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया भी लिपिड सिंथेसिस करता है। तो हमारे पूरे सेल के अंदर ना सिर्फ स्मूथ ईआर नहीं है जो लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, इट इज ऑल्सो द माइटोकॉन्ड्रिया जो लिपिड की सिंथेसिस भी करता है। तो वहां पे भी लिपिड्स प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, सो दैट्स व्हाई ऑब्वियसली ए इज गोना बी आवर आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। फोटो माइक्रोग्राफ आपको पार्ट ऑफ अ सेल दिखा रहा है, एक सेल के अंदर की जो कहानी है वो बता रहा है। विच रो इज करेक्ट? मुझे बताओ ये कौन सा ऑर्गेनेल है इस सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट। तो अगर लिखा हुआ है
कि इस सेल के अंदर, इस पूरे सेल में 70s राइबोसोम्स होंगे, तो क्या ये बात सही है या गलत? सही है। और ऐसा क्यों? मतलब ये यूकैरियोटिक सेल भी तो हो सकता है, उसमें तो 80s राइबोसोम्स होते हैं। क्योंकि अ, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर और हम्म। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि 70 राइबोसोम्स होते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट। इवन दो हमें अभी पता नहीं है खैर, लेकिन अज्यूम भी अगर कर लें कि लेट्स सपोज ये यूकैरियोटिक भी हो, फिर भी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि इंडो सिम्बायंट थ्योरी एक थी जिसमें हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम्स होते हैं। सो दिस सेल विल कंटेन 70s राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया है मतलब 70s तो होंगे। सो इस वजह से सी और डी तो हमारा आंसर नहीं है। अच्छा, the organelles shown could be used to make antibodies। अब यहाँ पे कीवर्ड देखो, could, would नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है, लेकिन शायद बना सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? एंटीबॉडी सोचो है क्या, मतलब मुझे बताओ पहले, ये क्या एक न्यूक्लियोटाइड है, क्या ये लिपिड है, क्या ये एक शुगर है, क्या ये प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन है बिल्कुल, तभी हमने पढ़ा था ना एंटीबॉडीज के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 लॉन्ग हैवी चेन्स एंड 2 शॉर्ट लाइट चेन्स, और उनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। तो ये प्रोटीन है। प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते कहाँ पर हैं, किस ऑर्गेनेल के अंदर? राइबोसोम्स। बिल्कुल। क्या यहाँ पे हमें राइबोसोम्स दिख रहे हैं? जी। कहाँ पे? जो ब्लैक डॉट्स है। बिल्कुल, दीज आर द राइबोसोम्स ऑन द रफ ईआर। तो यहाँ पे राइबोसोम्स तो हैं, तो अगर हम ये इस नजरिए से सोचें कि अच्छा एंटीबॉडी बनानी है ना, एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, प्रोटीन बनाने की जो जगह है वो हमारे पास है, और जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी देने वाला ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया वो भी हमारे पास है। तो क्या ये एंटीबॉडी बना सकता है सेल? बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। सो इसीलिए दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब सिर्फ हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन रह गया जिसमें दोनों चीजें ट्रू हैं, कि 70s भी बनेगा एंड कुड बी यूज टू मेक एंटीबॉडीज, सो ए इज आवर आंसर। अच्छा, जो दूसरा है वो भी देख लेते हैं। दिस कुड बी पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल। अगेन कीवर्ड कुड, जरूरी नहीं है, लेकिन क्या ये प्लांट सेल हो सकता है, मतलब कि क्या प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, रफ ईआर ये सब दिखेगा आपको? जी। बिल्कुल देख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है शायद ये यूकैरियोट हो, यूकैरियोट भी माइटोकॉन्ड्रिया और अफेयर होता है, लेकिन इट कुड बी अ प्लांट सेल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताओ, अगर लिखा होता दिस मस्ट बी अ प्लांट सेल, क्या ये सही होता? नहीं, क्योंकि एनिमल सेल में भी होता है। एग्जैक्टली exactly। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, मस्ट, कुड, शुड, वुड, ये बड़े गौर से पढ़ने वाले हैं, ये इसी पे टेस्ट करते हैं, तो इसीलिए ए इज आवर आंसर, राइट। अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस आर करेक्ट? देखो पहले वायरस का स्ट्रक्चर जरा देख लेते हैं। वायरसेस ना, सबसे पहले तो हम उनको क्या कहते थे? ए सेलुलर। नॉर्मली जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं वो सेलुलर होते हैं ना, उनके अंदर सेल्स होते हैं। अब ये बात अलग है कि कुछ में सिर्फ एक सेल होता है यूनिसेलुलर जैसे बैक्टीरिया, और कुछ में बहुत सारे सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर, जैसे कि प्लांट्स हो गए, फंगाई हो गए ज्यादातर, एनिमल्स हो गए, प्रोटोक्टिस्टा ज्यादातर हो गए, तो ये मल्टी सेलुलर है। वायरसेस वो हैं जो ए सेलुलर है। ए, ये जो लेटर है ना यहाँ पे, मतलब होता है इसका विदाउट, या अगर बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म में हम लिखें तो डिवॉइड ऑफ। ये विदाउट और डिवाइड ऑफ एक ही चीज है, डिवॉइड ऑफ। ए सेलुलर, विदाउट अ सेल। इनको हम सेल्स कहते ही नहीं है, तो फिर हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम बेसिकली पार्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि सेल तो कहना गलत होगा ना। सेल अगर आप कह रहे हो, इसका मतलब तो आप ये एग्री कर रहे हो कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन क्या वो जब होस्ट सेल के बाहर होते हैं, क्या वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के? मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन? नहीं। नहीं। तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, वो हाफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, हाफ क्यों? क्योंकि जब होस्ट सेल के बाहर होते हैं
तब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, डेड ऑर्गेनिज्म के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो सेल के अंदर गए, एकदम से लिविंग हो गए। तो ये आप कंप्लीटली लिविंग नहीं कह सकते, इसलिए आप उनको सेल्यूलर भी नहीं कह सकते, इसीलिए हम ए सेल्यूलर कहते हैं या पार्टिकल्स कहते हैं। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर नॉर्मली दिखता किस तरीके से? वायरसेस का ना जो कोर होता है, मतलब वायरसेस के जो सेंटर में जो हमें मिलता है, वो होता है न्यूक्लिक एसिड्स। इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड कोर। अब इसमें आपको डीएनए भी मिल सकता है, इसमें आपको आरएनए भी मिल सकता है, इसमें आपको सिंगल स्ट्रैंड वाला हमने देखा था डीएनए भी मिल सकता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए। चार ऑप्शन है ना, एस एस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डी एस डीएनए, एस एस आरएनए, एंड देन डी एस आरएनए। तो ये इसका न्यूक्लिक एसिड कोर है। अब न्यूक्लिक एसिड कोर को सराउंड क्या करता है? वो है ये छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं हम इनको? कैप्सोमेर। छोटे छोटे, एग्जैक्टली, परफेक्ट, कैप्सोमेयर्स कहते हैं। ईच कैप्सोमेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन बॉल, मतलब जब एक बॉल देख रहे हो वो एक कैप्सोमेयर है। और कैप्सोमेयर बेसिकली एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो ये जब बहुत सारे कैप्सोमेयर्स एक रिंग में आपस में ज्वाइंट होते हैं ना, तो फिर ये बनाता है, यू नो दिस, एक प्रोटीन कैप्सिड लेयर। तो मेनी कैप्सोमेयर्स मेक अप अ कैप्सिड लेयर। फिर इस कैप्सिड लेयर को कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार कुछ वायरसेस में ये कैप्सिड लेयर भी एक और लेयर से सराउंडेड होता है, जो कि है आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। लेकिन अगेन, दिस इज नॉट कंपलसरी। कंपलसरी क्या है? न्यूक्लिक एसिड कोर होगा हर वायरस में, कैप्सिड लेयर होगा हर वायरस में। कुछ कुछ वायरसेस में एक्स्ट्रा होता है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो अब मुझे बताओ, विच स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट? सबसे पहले, क्या वो सेल्स हैं या पार्टिकल्स? पार्टिकल्स। कहते हैं तो ए और बी तो कट गया। अच्छा, दे आर पार्टिकल्स विद अ कैप्सिड मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। नहीं। दे आर पार्टिकल्स विद अ कैप्सिड मेड ऑफ प्रोटीन, कैप्सोमेयर्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और फॉस्फोलिपिड्स नहीं। तो डी इज आवर आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। Solution X was tested for the presence of non-reducing sugars। अब ये पार्ट ना, ये लोग चालाकी क्या करते हैं कि ये सिलेबस में इन्होंने मेंशन ही नहीं किया था। अगर आप सिलेबस फाइल देखो ना, उसमें टेस्ट किस चीज के हैं जो हमने पढ़े? रिड्यूसिंग शुगर, बेनेडिक्स वाला, फिर उसके बाद प्रोटीन वाला, वो जो बायोरे टेस्ट आपने आईजीसीएसई में देखा था, फिर फैट्स का, इथेनॉल इमल्जन टेस्ट जो है, और फिर उसके बाद स्टार्च का आयोडीन टेस्ट जो है। बस यही चार लिखे हैं। लेकिन ये लोग ज्यादातर एमसीक्यूज में क्या देते हैं? टेस्ट फॉर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब ये टेस्ट कंप्लीटली डिफरेंट नहीं है फ्रॉम द टेस्ट इन रिड्यूसिंग शुगर्स, नहीं। इनफैक्ट हम करते क्या, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को ना हम बस रिड्यूसिंग शुगर्स में ब्रेक कर देते हैं। हम कुछ ऐसा उसमें केमिकल्स डालेंगे ताकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर किस में ब्रेक हो जाए? रिड्यूसिंग शुगर्स में। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो अभी तक आपने ये ब्रेक करने का प्रोसेस किया नहीं है, और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपने बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाला, क्या कलर चेंज करेगा? नहीं। नहीं। लेकिन अगर आपने, अभी हम देखेंगे कौन से केमिकल्स, वो एक दो केमिकल आपने डाले और नॉन रिड्यूसिंग टूट कर रिड्यूसिंग, वो फिजिकली ब्रेक डाउन हुआ और वो रिड्यूसिंग शुगर बन गया। अब जब आप बेनेडिक्ट डालोगे, क्या कलर चेंज होगा? होगा। तो बस यही पूरा टेस्ट है। आपने टेस्ट जो पढ़ा है वो यहां से पढ़ा है, बेनेडिक्स प्लस रिड्यूसिंग शुगर। आपको बस एक एक्स्ट्रा स्टेप देखना है कि ये नॉन रिड्यूसिंग से रिड्यूसिंग में जाया कैसे जाता है। तो अब जरा वो देख लेते हैं। लेट सपोज आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे, और इसमें है थोड़ा सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आप क्या करोगे कि आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दोगे, डाइल्यूट HCl डाल दोगे। ऐसा क्यों करते हैं, एसिड क्यों डालते हैं? एसिड डालने का मकसद है कि ये जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना, इसको तोड़ा जा सके। इनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं,
इनको ब्रेक करा जा सके ताकि नॉन रिड्यूसिंग से ये रिड्यूसिंग बन सके। दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ एडिंग द एसिड। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शंस को देखते थे, ज्यादातर रिएक्शंस, अब कुछ रिएक्शंस मुझे पता है ऐसे हैं जिनमें हीट हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो इतने ज्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन ज्यादातर रिएक्शंस में क्या आपको थोड़ी सी हीट देनी पड़ती थी रिएक्शन करवाने के लिए? जी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप हीट देते हो ना, तो फिर आप जो रिएक्टेंट्स हैं उनको एक्टिवेट करते हो, वो उनके अंदर इनफ एक्टिवेशन एनर्जी लाते हो कि वो रिएक्ट करता है। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ केस है, इस वक्त ये रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अब आप जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और थोड़ा बहुत डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है। जब आप इसको हॉट वाटर बाथ में डालोगे, अब ये रिएक्ट कर जाएगा और आप बना दोगे रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन अभी एक मसला है, रिड्यूसिंग तो बना लिया, लेकिन ये जो एसिड हमने टेस्ट ट्यूब में डाला है, इसने तो सोल्यूशन को पूरे एसिडिक बना दिया ना। जी। तो अब आप सिर्फ उसका उल्टा काम करोगे। आप सिर्फ ये करोगे कि ये पूरा जो कंटेंट्स है टेस्ट ट्यूब का, सोल्यूशन है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको बस आपने न्यूट्रलाइज करना है। तो आप एक बेस डाल दोगे और वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो जब सोडियम हाइड्रोजन का, अभी हम रिवाइज भी करते हैं सवाल अटेम्प्ट करते वक्त, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने डाला, अब वो न्यूट्रलाइज हो गया, अब आपके पास रिड्यूसिंग शुगर तैयार है। अब आप बेनेडिक्ट इसमें डालो और अपना टेस्ट कर लो। सो अब जरा देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या था कि आप ऐड करोगे डाइल्यूट HCl, नंबर 1। क्योंकि आपको एक्टिवेट करना है HCl को, इसलिए आप उसको हीट करोगे, और हीट करने के बाद रिड्यूसिंग शुगर तो बन गया, लेकिन न्यूट्रलाइज करना है, तो फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एक बेस है, फिर डालोगे। उसके बाद अब अपना टेस्ट शुरू करो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालो, और फिर जो आप ऑब्वियसली हीट करते हो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालने के बाद और कलर चेंज ऑब्जर्व करते हो, फिर वो करो। सो 2, 4, 3, 1 और दोबारा से 4। सो 2, 4, 3, 1 और दोबारा से। मेक सेंस? जी। ऑलराइट, अब जरा क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। आपके पास एक डायग्राम है, and this diagram is showing the part of a structure, is showing the structure of part of a biological molecule. Which statements about this biological molecule are correct? It is monomers joined by ester bonds. It is a macromolecule. It is a polysaccharide. सबसे पहले तो मुझे मैक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन बता दो, ये क्या होता है? जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो एग्जैक्टली exactly. मतलब बड़ा, और मॉलिक्यूल मतलब मतलब मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही। मैक्रो और माइक्रो में यही फर्क है, मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा। तो क्या ये एक मैक्रोमोलिक्यूल? मैक्रो मॉलिक्यूल है। बिल्कुल, क्योंकि माइक्रो मॉलिक्यूल हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, बहुत सारे मोनोमर्स ने ज्वाइन करके पॉलीमर बना दिया। अच्छा, क्या इसमें मोनोमर्स हैं विच आर जॉइन? चलो पहले ये बताओ, क्या इसमें मोनोमर्स हैं? जी। अच्छा, अब जरा डायग्राम को जरा देखो। एक आपके पास लंबी सी यहाँ पे चेन चल रही है, और कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्रुप्स, पूरे के पूरे ग्रुप्स आके बाइंड करें। तो ये एक चेन चल रही है, पेरेंट चेन, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे दो एक साथ आ गए। मोनोमर तो सिंगल यूनिट होता है ना, ये तो दो एक साथ है, और फिर ये दो एक साथ है, और फिर ये तीन एक साथ है। तो ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं, क्या ये बता रही है कि ये मोनोमर्स है? लेकिन ये सब मतलब अगर हम इनको बिल्कुल शुरू में देखें, स्टार्टिंग में देखें, तो ये मोनोमर नहीं होंगे? मतलब एक ने फिर दूसरे से ज्वाइन किया, फिर दूसरे ने तीसरे से, ऐसे ऐसे करके नहीं होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो। एक ने, आई आई गेट व्हाट यू सेइंग, एक ने दूसरे से, और जो फॉर एग्जांपल इसने इससे पहले ज्वाइन किया होगा, फिर इन दोनों ने मिला के इससे ज्वाइन किया होगा, बिल्कुल। लेकिन अभी अगर हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग पे नहीं जाए, इसका अभी का स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे आपको एक पेरेंट चेन मिल रही है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि ये मोनोमर्स है सारे। लेकिन एक जो वो है आपका मॉलिक्यूल है, कंपाउंड स्पीशीज है, इसके साथ दो है, इसके साथ एक है, इसके साथ कोई भी नहीं है।
ये तो आप कह सकते हो ना एक्स्ट्रा ग्रुप्स हैं जो ऐड हो रहे हैं। आई टोटली गेट व्हाट यू सेइंग। सही। अच्छा, इस पॉइंट को हम जरा अभी मार्क कर लेते हैं कि अभी इतना क्लियर नहीं हुआ, इसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे। इट हैज मोनोमर्स जॉइंड बाय एस्टर बॉन्ड्स। अच्छा, ये इस पॉइंट से बहुत क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। ऐसा क्यों? एस्टर क्योंकि बॉन्ड्स जो बताओ। क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं, एस्टर बॉन्ड्स नहीं बनते। एग्जैक्टली एस्टर बॉन्ड्स। मुझे एस्टर लिंकेज बताना जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या थी वो फंक्शनल ग्रुप एस्टर्स का? COO। COO, और फिर O, और फिर C नहीं होता था? जी। क्योंकि यहाँ पे एल्काइल एल्कानोएट होता था। राइट। सो C डबल बॉन्ड O, क्या हमें ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। नहीं। और प्लस ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइक हमेशा ग्लाइकोसिडिक हो, वो तो सिर्फ वो शुगर्स में होता है ना। अब अगर आप ट्रिग्लिसराइड्स में आ जाओ, लिपिड्स में आ जाओ, उसमें एस्टर लिंकेज होता है, उसमें C डबल बॉन्ड O होता है। लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नहीं। सो एस्टर बॉन्ड्स तो नहीं है, विच ऑटोमेटिकली मेक्स दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। तो इवन इफ आप एग्जाम में इस बात से कंफ्यूज भी हो रहे हो कि ये मोनोमर है या ग्रुप्स हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगला चीज देख लो, एस्टर बॉन्ड्स है, एस्टर बॉन्ड्स नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अच्छा, मैक्रो मॉलिक्यूल तो है। तो अब सबसे पहले तो उन सारे ऑप्शंस को हम हटा देते हैं ना सिंपल करने के लिए, जिनमें 1 लिखा हुआ है। ये और ये। 2 is a macromolecule, and 3 it is a polysaccharide. Even if you don't know if it's a polysaccharide or not, you still know that D is the आंसर। जब फिर भी चेक कर लेते हैं क्या ये एक पॉलीसैकेराइड है या नहीं। पॉलीसैकेराइड में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिल्कुल। और क्या यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं? है। कार्बन और फिर ऑक्सीजन। एग्जैक्टली, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बिल्कुल। सो इट इज अ पॉलीसैकेराइड, इसलिए डी हमारा आंसर। गुड टू गो। जी। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। Which diagram has a covalent bond that joins the monomers together to form a biological polymer in eukaryotes? किस डायग्राम में सबसे पहले तो आपको एक कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है? बात की बात, पहले कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है नहीं ये बता दो, क्या ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है? नहीं। चार। बिल्कुल, कौन सा बॉन्ड है ये, क्या नाम है इसका? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयॉन्स के बीच का बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जी। तो कौन सा बॉन्ड है ये? डाइपोल बॉन्ड। डायपोल तो कोवेलेंट उसमें आता है। और सॉरी, डायपोल तो बॉन्ड ही नहीं है ना, डायपोल तो मॉलिक्यूल के अंदर होता है। ये तो दो अलग मॉलिक्यूल्स जो कि चार्ज्ड है, ये आयॉन्स हैं, तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, करेक्ट। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं है, तो उससे ए तो कैंसिल आउट होगी। अच्छा, ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन। एग्जैक्टली, हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना सारे बॉन्ड्स। ये कौन सा बॉन्ड है? C डबल बॉन्ड O, O, C। अभी अभी एस्टर। हमने देखा। एग्जैक्टली, एस्टर बॉन्ड। अच्छा, और ये कौन सा बॉन्ड? हम्म, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। फॉस्फोर डाइएस्टर बॉन्ड। एग्जैक्टली, दिस इज द फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। अब सवाल के अगले हिस्से पे आ जाओ। कोवेलेंट बॉन्ड तो ये तीनों है। ऐसा कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है जो मोनोमर्स को ज्वाइन करके बायोलॉजिकल पॉलीमर बनाता है? क्या हमने कहीं पे पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से मोनोमर्स को ज्वाइन करके पॉलीमर बना रहे हैं? नहीं। नहीं, तो बी तो आंसर नहीं है। बचा एस्टर या फॉस्फोडाइस्टर। किस बॉन्ड को यूज करके पॉलीमर बनाया जाता है? या इसको अगर बेटर रिफ्रेज करें, किस बॉन्ड को इस्तेमाल करके मोनोमर्स को ज्वाइन करते हैं जिससे पॉलीमर बनता फॉस्फोर डाइएस्टर बॉन्ड।
एग्जैक्टली, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स बेस सीक्वेंसेस के बीच में होते हैं ना, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनता है इससे। तो जो इंडिविजुअल मोनोमर है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन कैसे होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड है, और उससे फिर पॉलीमर बनता है, आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है। सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, व्हाई नॉट एस्टर? इट्स बिकॉज एस्टर जो है हमने एक ही जगह पे पढ़ा है, और वो है ट्रिग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स में। फॉस्फोलिपिड्स क्या एक पॉलीमर है? एंड द नहीं। सेम अप्लाइज फॉर ट्रिग्लिस नहीं। फॉस्फोलिपिड्स एंड ट्रिग्लिसराइड्स आर नॉट पॉलीमर, दीज आर फैट्स या ऑयल्स, अगर इनको लिक्विड फॉर्म में हम देखें, ये पॉलीमर्स नहीं है। पॉलीमर सिर्फ तीन होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है ना, पॉलीसैकेराइड, पॉली पेप्टाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड। कभी हमने पॉलीलिपिड पढ़ा है? नहीं। लिपिड्स का कोई पॉलीमर ही नहीं होता, इसीलिए एस्टर इज नॉट द आंसर यहाँ पे। अच्छा, विच फीचर ऑफ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, मतलब जो आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना बॉडी में, अगर आपको उन पॉलीसैकेराइड्स को स्टोर करना हो, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको शुगर्स को यूज करना हो, तो वो किस फॉर्म में होने चाहिए, ग्लाइकोजन या ग्लूकोज? ग्लूकोज। ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट यूनिट होता है जो कि ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म एनर्जी। सो दिस इज अ यूजेज पॉलीसैकेराइड या यूजेज शुगर। जो शुगर्स हैं, अगर उनको इस्तेमाल होना हो तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर उनको स्टोर होना हो तो फिर वो किस पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एनिमल्स के अंदर। और प्लांट्स के अंदर व्हाट इज द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड? स्टार्च। Exactly, starch. So, which feature of storage polysaccharide means they do not change the water potential of cells? क्या वो इजीली हाइड्रोलाइज हो सकते हैं इसलिए वाटर पोटेंशियल सेल के अंदर का नहीं बदलते, या वो इनसॉल्युबल हैं, या वो छोटे हैं कॉम्पैक्ट हैं, या वो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स हैं? वो ब्रांच मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ, ब्रांच्ड होना या ना होने से वाटर पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा उस सेल का जिसके अंदर ये पॉलीसैकेराइड है? ये बताओ। फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। ये फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये फीचर तो है कि ग्लाइकोजन ब्रांच से बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये ऐसी फीचर है जिससे वाटर पोटेंशियल सेल का नहीं बदल रहा? नहीं। नहीं, इट्स जस्ट अ नॉर्मल फीचर और रैंडम फीचर, सो दिस इज नॉट द आंसर। इजीली हाइड्रोलाइज्ड, इससे भी कोई वाटर पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ रहा। कॉम्पैक्ट तो छोटे हैं, हम क्या करें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनसॉल्युबल, अगर वो सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व नहीं करते तो क्या वाटर पोटेंशियल बदल सकता है? जी। बदल सकते हैं इफ दे डू नॉट डिसॉल्व? नहीं नहीं नहीं। नहीं बदल सकते, सो दे आर इनसॉल्युबल। अगर तो वो सॉल्युबल होते, जैसे कि ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज सॉल्युबल है। अगर ग्लूकोज सॉल्युबल है और किसी सेल के साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व कर जाएगा, तो क्या उस साइटोप्लाज्म का वाटर पोटेंशियल गिर नहीं जाएगा? गिर जाएगा। गिर जाएगा। सो दिस इज व्हाई, बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल। ये एक बहुत अच्छी फीचर है जिससे जिस सेल के अंदर है उस सेल का वाटर पोटेंशियल नहीं होगा। दिस इज आवर आंसर। अच्छा, विच मॉलिक्यूल्स कंटेन एटलीस्ट फोर डबल बॉन्ड्स? अब इसको देख के ना आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि जैसे आप इस सवाल को पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में यही रहेगा कि अच्छा, चार डबल बॉन्ड एटलीस्ट होने चाहिए, लेकिन उसके लिए तो मुझे इन तीनों का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हेमोग्लोबिन, कोलेजन, सैचुरेटेड ट्रिग्लिसराइड। लेकिन मुझे बताओ, क्या हेमोग्लोबिन का पूरी पॉलीपेप्टाइड, जो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, क्या आपको पूरा स्ट्रक्चर पता है? जो हम कहते थे ना, हेमोग्लोबिन में दो बीटा चेन्स हैं एंड दो अल्फा चेन्स हैं, तो क्या आपको पूरा का पूरा बीटा चेन का स्ट्रक्चर पता है और पूरा अल्फा चेन का स्ट्रक्चर पता है? नहीं। नहीं, हमें तो सिर्फ उसका हीम ग्रुप के बारे में पता है ना, वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो हर चेन के साथ लगा होता है। तो हेमोग्लोबिन का तो स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो फिर ये कैसे बताएंगे कि क्या उसमें एटलीस्ट फोर डबल बॉन्ड्स है या नहीं? अच्छा, इसका कुछ करते हैं। कोलेजन का भी हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, बस ये पता है एवरी सेकंड, या सॉरी एवरी थर्ड अमाइनो एसिड इज ग्लाइसीन, बस ये पता है हमें। अच्छा, लेकिन सैचुरेटेड ट्रिग्लिसराइड का तो हमें स्ट्रक्चर पता है ना। ट्रिग्लिसराइड कैसे बनता है, कि आपके पास एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे,
और फिर इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ तीन फैटी एसिड्स इस तरीके से लगी होती है। इज दैट द केस? जी। और ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? ये बताओ। एस्टर। ग्लाइकोसिडिक एस्टर। एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड बिल्कुल सही। यहाँ पे भी एस्टर बॉन्ड, यहाँ भी एस्टर बॉन्ड, यहाँ भी एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड हमने अभी अभी देखा, बहुत ज्यादा एस्टर बॉन्ड आ रहा है इस पेपर में। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और सी। मतलब कि फॉर एवरी वन एस्टर बॉन्ड, मतलब फॉर एवरी वन एस्टर लिंकेज, वी हैव अ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सवाल पूछ रहा था कि एटलीस्ट फोर डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। अब आपने इसको ऐसे नहीं सोचना ये एक डबल बॉन्ड, ये दो डबल बॉन्ड, नहीं। ये पूरी चीज एक डबल बॉन्ड यूनिट है। तो दिस इज वन डबल बॉन्ड यूनिट, टू डबल बॉन्ड यूनिट, थ्री डबल बॉन्ड यूनिट। क्या सैचुरेटेड ट्रिग्लिसराइड में एटलीस्ट फोर डबल बॉन्ड्स हैं? है। आर यू श्योर? वापस से देखो, जरा स्ट्रक्चर इसका दोबारा से देखो। अगर आप ट्रिग्लिसराइड का स्ट्रक्चर देखो, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या है? कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहां तक तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है। नहीं। अब ग्लिसरॉल को फैटी एसिड से जोड़े कैसे? तो फिर आपने मुझे बताया एस्टर बॉन्ड होता है इस तरीके का। तो फॉर तीन फैटी एसिड्स, तीन एस्टर बॉन्ड्स, तो मतलब तीन डबल बॉन्ड। और अगर तीन डबल बॉन्ड है, उसके अलावा क्या कोई डबल बॉन्ड होता है ट्रिग्लिसराइड? बाकी तो पूरा फैटी एसिड है ना, कार्बन 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 हाइड्रोजन। नहीं होता। नहीं होता। और प्लस अगर आप सोच रहे हो फैटी एसिड के बीच में वो किंग्स नहीं होते, नहीं, क्योंकि ये सैचुरेटेड ट्रिग्लिसराइड लिखा हुआ है। तो पूरे सैचुरेटेड ट्रिग्लिसराइड में बस तीन ही डबल बॉन्ड के यूनिट्स हैं, वो तीन एस्टर लिंकेजेस के अंदर। तो इसका मतलब कि सैचुरेटेड ट्रिग्लिसराइड में नहीं होते। तो ना सी इज द आंसर, ना डी इज द आंसर, ना ए इज द आंसर, क्योंकि वो सब एक सर्कल के अंदर आ रहे हैं ना। इसीलिए हमारा आंसर बी है। तो ये ट्रिक क्वेश्चन था, इन द सेंस कि आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होना चाहिए, इसका भी नहीं पता होना चाहिए। बस अगर इसका स्ट्रक्चर आप सही से बता पाए, तो फिर इसको इसको और इसको कैंसिल आउट कर दोगे और बी आपका आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? मतलब ये कि कोलेजन और हीमोग्लोबिन में 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं। हमारे आंसर के हिसाब से यस, उसमें होते हैं एटलीस्ट फोर डबल बॉन्ड किया। सही। अच्छा, क्वेश्चन 11। In some people, a mutation can affect the beta chain in their hemoglobin molecules. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता था? मुझे जरा बता दो, उसमें होता क्या था? रेड ब्लड सेल्स की शेप चेंज हो जाती थी। करेक्ट। और ऐसा क्यों? क्योंकि अ, हेमोग्लोबिन सही से डिसॉल्व नहीं हो पाता था। जी। और वो क्यों? क्योंकि उसकी अमाइनो एसिड्स की जो चेंज, अमाइनो सीक्वेंस जो होती थी वो चेंज हो जाती थी। और वो कैसे, डिटेल में बता दो। विलाइन शायद इसमें होगा। विलायन इसमें होगा, पार्शियली आपकी बात सही है। देखो, जो हेमोग्लोबिन का आप इनिशियल स्ट्रक्चर देखो ना, बिफोर कोई चेंज वगैरह होना, तो उसका जो बीटा चेन होती है ना, और वो भी बीटा चेन की बाहर वाली सरफेस। बीटा चेन, चेन तो एक चेन है ना, मतलब वो ऐसे भी होती है, इस शेप में भी। हम बात कर रहे हैं बीटा चेन का वो हिस्सा जो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला बाहर का हिस्सा। अब बाहर का हिस्सा है, क्या इसको हाइड्रोफिलिक होना चाहिए या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफोबिक। बाहर के हिस्से को हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, तो फिर वाटर से कौन इंटरेक्ट करेगा, राइट? सही। अगर आपको किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करवाना है, तो हमने देखा था ना, मतलब पानी के साथ इंटरेक्शन। अब पानी के साथ इंटरेक्शन मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हाइड्रोफोबिक बना सकते हैं? नहीं। नहीं, वो तो वो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? फोबिया हाइड्रो से, फोबिया पानी से, वो पानी से डरते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनाएंगे। तो हाइड्रोफिलिक होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब कि ये बाहर की सरफेस पर जो अमाइनो एसिड्स है ना, इन अमाइनो एसिड्स का आर ग्रुप हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, क्योंकि आर ग्रुप के अलावा तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर सेम रहता है ना। जी। इट्स द एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर, कार्बन नीचे हाइड्रोजन, फिर राइट पे कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर यहाँ पे NH2, बिल्कुल सेम। बस एक ऊपर आर ग्रुप होता है जो कि डिफरेंट होता है। सो अब नॉर्मली हेमोग्लोबिन में ये चल रहा होता है कि बीटा चेन की बाहर वाली सरफेस पर जो अमाइनो एसिड है उसका आर ग्रुप हाइड्रोफिलिक होता है, और ये अमाइनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड। दिस इज वन ऑफ दोज अमाइनो एसिड जो आउटर सरफेस पे आपको मिलेंगे बीटा चेन की। अब कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जो ग्लूटामिक एसिड है ना, इसको जो आपने मुझे बताया वेलिन में या वेलाइन में चेंज कर देते हैं। अब ये वेलाइन बुरा क्यों है? क्योंकि इसका आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक है। अब क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, क्या ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना पाएगा? नहीं। नहीं, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकता, विच ऑब्वियसली मीन्स कि वो वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा, मतलब कि वो वाटर में डिसॉल्व अच्छी तरीके से नहीं होगा। ये हेमोग्लोबिन के अंदर हो रहा है ना सब, ये हेमोग्लोबिन का हिस्सा था ये बीटा चेन। तो अब हेमोग्लोबिन सही से डिसॉल्व नहीं हो पा रहा वाटर में, और हेमोग्लोबिन क्योंकि आरबीसी में, दिस इज वाई आरबीसी का शेप चेंज होता है, जिसे हम सिकल सेल अनीमिया। तो ये सवाल सिकल सेल अनीमिया का ही है। इन सम पीपल a mutation can affect the beta chains in hemoglobin. As a result, polar amino acids, जिन अमाइनो एसिड का R ग्रुप पोलर होता है जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, on the outer surface of the chain they are replaced by ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनका R ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर होता है। उससे हेमोग्लोबिन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आंसर होगा इसमें? हीमोग्लोबिन जो है वो लेस सॉल्युबल हो जाएगा। एग्जैक्टली, व्हिच इज व्हाई ए इज द आंसर। अब बी तो उसका कंप्लीट ऑपोजिट है, ये गलत है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस का हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें वाटर से इंटरैक्ट करवाना है, और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेंगे, कम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे वाटर के साथ। मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? हम सारा जो मेन हमारी चीज है देखने की, वो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। इसलिए ए इज आवर आंसर। अच्छा, the graph shows the effect of substrate concentration on an enzyme catalyzed reaction. मतलब ये एक रिएक्शन है जो एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, और इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो वेरिएबल आप चेंज कर रहे हो, वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। मतलब सबस्ट्रेट आप बढ़ाते जा रहे हो और फिर देख रहे हो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। जरा पहले तो ये दूसरा वाला ग्राफ छोड़ दो, इस ग्राफ को देखो। इस ग्राफ का ऐसा शेप क्यों है? मतलब कि अगर सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन प्लेट्यू क्यों कर जाता है एट अ सर्टेन पॉइंट, ऐसा क्यों? सबस्ट्रेट की क्वांटिटी, मतलब ये सारा सबस्ट्रेट यूज हो गया। लेकिन हम तो सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या सबस्ट्रेट यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? नहीं। नहीं, तो अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं मतलब हम सबस्ट्रेट खुद से दे रहे हैं, तो उससे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना चाहिए ना। ये प्लेट्यू क्यों करिए, लेवल ऑफ क्यों करिए? सोचो। एंजाइम कम होंगे। एंजाइम्स कम होंगे मतलब आप कहना चाह रहे हो एंजाइम्स लिमिटेड होंगे, राइट? जी। एंजाइम्स की क्वांटिटी को आप नहीं बदल रहे। शुरू में आपके पास लेट्स सपोज कंटेनर में 10 एंजाइम है। अब ये 10 एंजाइम सारे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है इनके पास, कोई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किसी ने नहीं बनाया हुआ 10 में से, क्योंकि अभी रिएक्शन ही शुरू नहीं हुआ। अब रिएक्शन शुरू हुआ, हर एंजाइम काम करना शुरू हो गया। शुरू में जब थोड़ी सी सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन थी, सिर्फ 2 एंजाइम्स काम कर पाए, 8 अभी भी फारिग बैठे हैं क्योंकि इनफ सबस्ट्रेट नहीं है। फिर सबस्ट्रेट थोड़ा सा बढ़ाया, 2 और एंजाइम काम करने लगे, अब 4 एंजाइम काम कर रहे हैं। थोड़ा और बढ़ाया, अब 6 एंजाइम काम कर रहे हैं, अब 8 काम कर रहे हैं, अब 10 काम कर रहे हैं। इसके बियॉन्ड सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अब आप
ऐसे इमेजिन करो कि एक लाइन नहीं लग रही, सब हर सबस्ट्रेट लाइन लगा रहा है कि अच्छा अब मेरी बारी है, अच्छा मेरी बारी, मेरी बारी है। उसको फौरन से तो एक एंजाइम नहीं मिल रहा ना। जी। अब फॉरेन से एक एंजाइम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अचीव हो चुका है, वी मैक्स अचीव हो चुका है। वी मैक्स क्या था? वी मैक्स वाज द पॉइंट एट विच ऑल एंजाइम्स हैव फिल्ड एक्टिव साइट। कोई भी एंजाइम फारिग नहीं बैठा हुआ, हर एंजाइम काम कर रहा है। और क्योंकि अब कोई एम्प्टी एक्टिव साइट बची भी नहीं है, तो अब सबस्ट्रेट क्या कर रहे हैं? दे आर सिंपली लाइनिंग अप। हर सबस्ट्रेट अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, जो कि ये है, जब वी मैक्स अचीव हो जाता है, सबस्ट्रेट बढ़ाने का मतलब आप बस लाइन लंबी कर रहे हो, क्योंकि रेट तो उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता ना, एंजाइम की क्वांटिटी लिमिटेड है। अच्छा, और ये है इनहिबिटर को यूज करके, कंपेटिटिव इनहिबिटर। अब मुझे बताओ, दोनों ग्राफ्स में क्या दोनों का वी मैक्स सेम है? सेम है। तो अगर वो पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कंपेटिटिव इनहिबिटर ऑन वी मैक्स एंड के एम, वी मैक्स तो स्टेज द सेम, के एम पे क्या फर्क पड़ता है? के एम पहले सोचो है क्या इसका। मिकाइलिस मेंटल कांस्टेंट। और ये क्या वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है या एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है? एक्स एक्सिस पे। मतलब कि बेसिकली एक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, एक जी। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और ये स्पेसिफिक क्यों है? किस पॉइंट पर ये के एम आप बनाते हो? एट व्हाट पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस डू यू मेक द के एम? क्या हम उसको हाफ वी मैक्स पे नहीं बनाते थे? सही। तो के एम इतना स्पेशल क्यों है? मतलब आप सोचो, आप ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो ना, मतलब कि आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही कह रहे हो के एम को। तो ये के एम एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही है, जैसे कि ये सारी वैल्यूज हैं, ये और ये। तो फिर के एम इतना स्पेशल नाम क्यों दिया हमने? क्योंकि के एम वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जो कि तब होती है जब एंजाइम में जो टोटल नंबर है ना कंटेनर में, उसके आधे काम कर रहे हैं। सो लेट्स सपोज यू हैव 10 एंजाइम्स, उसमें से 5 एंजाइम्स आर वर्किंग, 5 फारिग बैठे हुए हैं। तो ये तो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन का आधा हुआ ना, हाफ वी मैक्स। तो हाफ वी मैक्स के लिए जितनी सबस्ट्रेट चाहिए होती है, उसे कहते हैं के। अब जरा हाफ वी मैक्स, दोनों का वी मैक्स सेम है, तो दोनों का हाफ वी मैक्स भी बराबर होगा। दोनों का के एम देखो, सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। किसका ज्यादा है, किसका कम है? जो विद इनहिबिटर वाली है उसका ज़्यादा है, और जो विदाउट है उसका कम है। तो जब आप इनहिबिटर नहीं यूज कर रहे थे तो के एम कम था, लेकिन जब इनहिबिटर यूज कर रहे हो तो के एम बढ़ गया, इज। जी। So what is the effect of the competitive inhibitor? Km increases, which is why C is the answer. अच्छा, अब ये तो सिंपल केमिस्ट्री का सवाल है। एनर्जी चेंजेस आपको दिख रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन एन एंजाइम इज एडेड? तो पहले ये था और उसके बाद अब ये है। तो क्या आंसर होगा? 2। टू, एग्जैक्टली। ये पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी जब एंजाइम नहीं था, और जब एंजाइम आया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। यू आर राइट, दिस इज गोइंग टू बी टू। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम इसको वन रहने दें, इसको टू रहने दें, एक थोड़ा मुश्किल भी सवाल आ सकता है इसमें इसमें से, और हम क्या करते हैं, इस पूरी चीज को 7 कह देते हैं, और ये आपके पास नहीं है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 7 - 1? लिख सकते हैं। इस भी फॉर्म में वो सवाल पूछ सकते हैं, सो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट। 7 - 1 भी यही बनेगा ना, सो इट्स द सेम। अच्छा, द डायग्राम शोज एन एंजाइम, एंजाइम दिखाया हुआ है, उसका सबस्ट्रेट दिखाया हुआ है, और जब वो ज्वाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स, कौन सी स्टेटमेंट ये समझा रही है हाउ द सबस्ट्रेट इज एबल टू एंटर द एक्टिव साइट? मतलब अभी सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में गया नहीं है, वो कैसे जाएगा,
ये कौन सी स्टेटमेंट बता रही है? तो पहली स्टेटमेंट कह रही है contact between the substrate and the enzyme causes a change in the enzyme shape. Okay. The shape of the active site and the shape of the substrate are complementary. ये तो चीज हमें ऑलरेडी पता है, राइट? जी। ये तो बस एक रैंडम फैक्ट इन्होंने थ्रो कर दिया सवाल में. इज दैट टेलिंग अस हाउ द सबस्ट्रेट इज एबल टू एंटर द एक्टिव साइट? नहीं। नहीं, तो बी तो ऑटोमेटिकली कड़ी है, इवन दो बी इज फैक्चुअली करेक्ट, बट इट डज नॉट मेक सेंस इन आवर सिचुएशन जो सवाल हमें दिया गया है उसमें. अच्छा, द सबस्ट्रेट विद इन द एक्टिव साइट. हमारा सवाल था सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में जाएगा कैसे. ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के अंदर हो. तो क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? नहीं। नहीं, क्योंकि आपको ये तरीका ढूंढना है कि ये अंदर कैसे जाएगा. ये नहीं कि जब ये अंदर होगा तो क्या होगा. नहीं नहीं, सवाल अलग है. सो सी भी आंसर नहीं है. व्हेन द एंजाइम, वही वाली बात, व्हेन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स. अरे हम वो फॉर्म थोड़ी कर रहे हैं. हम ये देख रहे हैं अंदर जाएगा कैसे, हाउ. तो क्या डी भी गलत है? जी। तो इसलिए सिर्फ ए आपका आंसर है. कि कांटेक्ट, और ये बात सही भी है, ये हमने इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में पढ़ी थी लॉक एंड की मैकेनिज्म के बाद, कि जब सबस्ट्रेट करीब होगा ना एंजाइम से, जब कांटेक्ट में आएगा, तो फिर अपना जो एंजाइम है वो एक्टिव साइट का थोड़ा बहुत शेप बदलेगा, ताकि इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म काम कर सके. दिस इज व्हाई ए इज द आंसर. अच्छा, व्हाट आर द मेन रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन? क्या वो एंटीजेंस के तौर पे एक्ट करते हैं सेल टू सेल रिकग्निशन के लिए? कहते हैं। बिल्कुल करते हैं. इनके ऊपर जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, इनके ऊपर एक चेन होती है, राइट? ग्लाइकोजन की या शुगर मॉलिक्यूल की, आप कह सकते हो, चेन होती है. तो वो चेन एंटीजन के तौर पे काम करती है, ताकि कोई दूसरा सेल इनको रिकॉग्नाइज कर सके. जैसे कि स्कूल में आपकी आईडी कार्ड होती है ना, वैसे ही हर सेल के ऊपर जो ग्लाइकोलिपिड है, उस ग्लाइकोलिपिड के साथ जो शुगर चेन लगी हुई है, वो शुगर चेन उस सेल की आईडी कार्ड होती है. उसको, सेल को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है. क्या ये देख क्या ये हेल्प कर सकते हैं सेल्स को टू अटैच टू ईच अदर टू फॉर्म टिश्यूज? जी। ओके. एंड क्या ये इंक्रीज करते हैं फ्लूइडिटी ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन? नहीं। नहीं, फ्लूइडिटी इंक्रीज करने के लिए और बहुत सारी चीजें, जैसे टेम्परेचर हो गया, किंक्स, हमें याद है वो फॉस्फोलिपिड चेन के अंदर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स में किंक्स. But glycolipids don't play any part in increasing the fluidity, which is why B is the answer यहाँ पे. अच्छा, अब आपने एक सैंपल लिया हेल्दी प्लांट सेल्स का, मतलब कि सारे के सारे सेल्स आपने एक ही टिश्यू पे लिए, एक ही टिश्यू से लिए, और उनको प्लेस किया एक बीकर में जिसमें डिस्टिल्ड वाटर है. दिस इज अ कंटेनर. इस कंटेनर में डिस्टिल्ड वाटर है, और यहाँ पे आपके पास प्लांट के सेल्स हैं. क्या यहाँ पे एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया between the distilled water and the plant cell का साइटोप्लाज्म? जी। तो फिर एंडोस्मोसिस होगी या एक्सोस्मोसिस? पानी सेल के अंदर जाएगा या सेल से बाहर आएगा? डिस्टिल्ड वाटर में आपने डाला, प्योर वाटर में. वो कंसंट्रेशन में मैटर नहीं करेगा, मतलब अगर पता चला साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन वाटर की ज्यादा हुई तो। वाटर पोटेंशियल ज्यादा हुई, बिल्कुल सही कह रहे हो. लेकिन ये बताओ, साइटोप्लाज्म 70% वाटर है, हमें ये पता है, और उसमें दूसरी चीजें भी तो डिसॉल्व होती है ना. क्या वो उसका वाटर पोटेंशियल डिस्टिल्ड वाटर से ज्यादा हो सकता है? नहीं। नहीं, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर. इसका वाटर पोटेंशियल होता है 0 किलो पास्कल, द मैक्सिमम पॉसिबल वाटर पोटेंशियल. लेकिन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल उसमें पानी है, 70% वाटर है, लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी डिसॉल्व होता है, राइबोसोम भी डिसॉल्व होते हैं, लाइसोसोम्स भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं. तो वो उसका वाटर पोटेंशियल गिरा देते हैं ना. सो इसीलिए इसका वाटर पोटेंशियल माइनस समथिंग 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 किलो पास्कल होगा. सो डिस्टिल्ड वाटर से साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, हाई टू
लो वाटर पोटेंशियल, इसीलिए सेल साइज में बदल रहा है। सो इज द वाटर लीविंग द सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंटरिंग बाय ऑस्मोसिस? क्या सॉल्यूट एंटर करेंगे बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सॉल्यूट लीव करेंगे बाय ऑस्मोसिस? वाटर एंटर करेगा बायोस्मोसिस। एग्जैक्टली, सिंपल आंसर बी इसका होगा। अच्छा, अब जरा 17 पे आ जाओ। अ स्टूडेंट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत लंबा सा सवाल है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जैसे ही एग्जाम में आप देखो ना, सर्कल करके आगे बढ़ जाओ। दिस इज नॉट वर्थ 1 मार्क। पहले तो हेड द दिस इज नॉट वर्थ 1 मार्क। वो आपको सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकलवाएगा, फिर टाइम आप एनालाइज करोगे। ये सोचो कि ये 1 मार्क था, ये भी 1 मार्क था। इट्स नॉट रियली वर्थ इट। सर्कल करके आगे बढ़ जाओ, अगर टाइम हो तो फिर एंड में अटेम्प्ट कर लो, लेकिन हम तो ऑब्वियसली अभी अटेम्प्ट करेंगे। सो अ स्टूडेंट स्टडीइंग सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एंड डिफ्यूजन, मतलब वो क्या स्टडी कर रहा था कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो और डिफ्यूजन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। स्टडी करते वक्त उसने क्यूबॉइड बनाया, और उस क्यूबॉइड का नाम है S1। कैसे कैसे बनाया? यूजिंग एगार स्टेन्ड ब्लू विद a pH indicator. Okay. The dimensions of S1 are shown in the diagram. फिर स्टूडेंट ने क्या किया, एक सेकंड क्यूबॉइड बनाया S2। और ये बनाया कैसे कि S2 की जो सारी डायमेंशंस थी ना, जैसे कि इसका हाइट देखो 30, इसका विड्थ देखो 8, और इसका लेंथ या जो भी इसको कहते हैं 5, बस हर चीज को हाफ कर दिया। 30 का 15, 8 का 4, 5 का 2.5। सो ईच डायमेंशन ऑफ S2, द लेंथ, द विड्थ एंड द हाइट वाज हाफ ऑफ दैट ऑफ S1। क्या तो क्लियर? जी। ओके। अब स्टूडेंट ने क्या किया, ईच क्यूबॉइड को प्लेस किया एक टेस्ट ट्यूब में, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड डाल दिया। सो ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 2 है। इसमें ये S1 डाला, इसमें ये S2 वाला क्यूबॉइड डाला, और दोनों के अंदर एसिड डाल दिया। द टाइम टेकन फॉर ईच क्यूबॉइड टू कंप्लीटली चेंज कलर वॉज रिकॉर्डेड। अभी तक हमें ये समझ नहीं आया कि कलर क्यों चेंज करेगा वो। देखते हैं। ऑल वेरिएबल्स अदर देन द साइज वर स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब कि साइज के अलावा जो सारे वेरिएबल्स थे ना, एसिड की पीएच हो गई, टाइम हो गया, सॉरी टाइम तो आप मेजर कर रहे हैं, एसिड की पीएच हो गई, टेम्परेचर हो गया, फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब की साइज हो गई, वगैरह वगैरह, सबको आपने सेम रखा, स्टैंडर्डाइज करा। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे? देखो, क्या रिलेशनशिप वो एनालाइज करना चाह रहे थे। What are you changing between the two cuboids? सरफेस एरिया। टू वॉल्यूम का रेशियो, राइट? पूरी चीज आप चेंज कर रहे हो ना, क्योंकि जब आप सरफेस एरिया के थोड़े से डायमेंशन बदलोगे तो वॉल्यूम भी बदल जाएगी ना। जी। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो आप मेजर कर रहे हो वो क्या है, कि कितना टाइम लगता है कलर को चेंज होने में। अब जरा ये समझ लेते हैं कलर क्यों चेंज हो रहा है। देखो, आपने दोनों क्यूबॉइड्स को कैसे स्टेन किया था, यूजिंग, उनको कलर क्या किया था, किससे? एगार स्टेन्ड ब्लू विद अ पीएच इंडिकेटर। जब आप उसमें एसिड डालोगे, एसिड का पीएच तो 7 से कम होता है। तो अब जब ये कलर जिससे आपने किया है, अज्यूम करो एक सेकेंड के लिए, ये अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, दिस इज एक्चुअली इंडिकेटर। तो जब एसिड डालोगे तो पीएच चेंज होगा, तो क्या इंडिकेटर का भी कलर चेंज करेगा ये? करेगा। बिल्कुल करेगा। जैसे टाइट्रेशन में आप डालते हैं ना फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन का ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, सॉरी पर्पल होता है, लेकिन जब आप उसमें एसिड डालोगे तो फिर वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि इट इज एन इंडिकेटर विच चेंजेस कलर बेस्ड ऑन पीएच। उसी तरीके से एगार स्टेन्ड ब्लू का ओरिजिनल कलर ब्लू है, लेकिन ये है तो इंडिकेटर ना। तो जब आप एसिड डालोगे, पीएच कम होगा, क्योंकि पीएच कम होगा, ये उसी चीज को इंडिकेट करेगा, कैसे? कलर चेंज करके। Which row shows the surface area to volume ratio of S1 and the time taken for S1 to change the color completely in acid compared to the time taken for S2 to change the color completely in acid? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, S1 का सरफेस एरिया निकालना है, S1 का वॉल्यूम निकालना है,
और सरफेस एरिया को वॉल्यूम से डिवाइड करना है, यही इसी चीज का मतलब होता है ना, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया न्यूमरेटर में, वॉल्यूम आपका डिनोमिनेटर में, ये है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे निकालता है, क्या फॉर्मूला है? याद नहीं आ रहा। अच्छा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालता है? एनी आइडिया? आई नो दिस इज मैथ आईजीसीएसई, लेकिन चलो। अच्छा मैं बताता हूँ फॉर्मूलाज। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होती है ना, वो उसका फॉर्मूला है लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। तो जो भी लेंथ है, जो भी विड्थ है, जो भी हाइट है, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स लेंथ टाइम्स विड्थ, या एक सेकेंड, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2, फिर ब्रैकेट में लेंथ टाइम्स विड्थ, एंड देन उसको फिर ऐड किया विथ लेंथ टाइम्स हाइट, बेसिकली मिक्स एंड मैच किया। आपके पास तीन वेरिएबल्स है ना, लेंथ विड्थ और हाइट, तो आप उनको मिक्स एंड मैच करो, लेंथ और विड्थ साथ में लिख दिया, लेंथ और हाइट साइड में रख दिया, फिर उसके बाद हाइट और विड्थ साथ में लिख दिया, इस तरीके से, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। सो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं, 30 टाइम्स 8 टाइम्स 5। कैलकुलेटर मेरे पास है, लेट्स ट्राई। 30 टाइम्स 8 टाइम्स 5, तो वॉल्यूम इसकी बनती है 1200। और सरफेस एरिया 2, ब्रैकेट में लेंथ टाइम्स विथ, तो हम इसको लेंथ बोल देते हैं, इसको विथ बोल देते हैं, इसको हाइट बोल देते हैं, अगेन डजेंट मैटर, क्योंकि आप हर चीज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, सो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस अगर आपने गलती से इसको हाइट लिख दिया या इसको लेंथ लिख दिया, डजेंट मैटर। सो 2 टाइम्स लेंथ, हमारी लेंथ टाइम्स हमारी विथ, 30 टाइम्स 8 इज 240। So 2 times 240 plus length times height 150 plus height times width जो कि है 40। अब बॉड मास के हिसाब से पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, करेक्ट, मतलब सबको ऐड करना होगा। जी। सो 240 plus 40 is 280, 280 plus 150 is 430, और 430 times 2 जब आप करोगे तो वो बनेगा 860। सो 860 इज द सरफेस एरिया, जिसको आप 1200 से डिवाइड करोगे, तो फिर आपका आंसर आता है 0.7166। अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कैन वी से दिस इज 1? जस्ट टू मेक इट अ फ्रैक्शन, कैन वी डू दैट? कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास नंबर 7 है, आप उसके नीचे 1 भी तो लिख सकते हैं ना, 7 डिवाइड बाय 1 वो भी 7 होता है। तो इफ देयर इज नथिंग यू कैन जस्ट राइट 1 एज द डिनोमिनेटर। अब अगर आप देखो, सरफेस एरिया ये है, वॉल्यूम ये है, सो 0.72 इज टू 1 का रेशियो है, इट्स नॉट 1.4 इज टू 1 का रेशियो। तो ए या बी में से होगा। अच्छा, अब time taken for S1 to change the color completely in the acid compared to S2, which one do you think ज्यादा टाइम लेगा? जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा उसमें डिफ्यूजन ज्यादा होगी, या जिसमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगा इसमें डिफ्यूजन ज्यादा होगी? जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगा। उसमें आपके डिफ्यूजन ज्यादा होगी, मतलब जल्दी होगी। मतलब ज्यादा होगी, राइट? नो नॉट रियली। देखो, द ग्रेटर द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज, जितना ये रेशियो, ये जो फ्रैक्शन है, ये जितना बड़ा होगा ना, उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन आपकी ज्यादा होगी। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। सो ग्रेटर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ एनालाइज करना ना, आपने इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकाल लिया, इसका भी निकाल लो, और फिर दोनों सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कंपेयर कर लो कि किसमें कम टाइम लगेगा, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो जल्दी से इसका भी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकाल लेते हैं। सो दिस इज लेंथ, विड्थ और हाइट। अगेन जैसे कि मैंने कहा था, ये बहुत लंबा सवाल है, ये दिया ही इसलिए गया था ताकि टाइम ज़ाया कर सके बच्चों का, बट ओके। सो
लेंथ टाइम्स विड्थ 15 टाइम्स 4 60 हो गया। फिर लेंथ टाइम्स हाइट 15 टाइम्स 2.5 जो कि हो गया 37.5 एंड देन विड्थ टाइम्स हाइट इज 4 टाइम्स 2.5 जो कि 10 हो गया। So 60 plus 37.5 plus 10 is 107.5 times 2 is 215। ये आ गया सरफेस एरिया। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, है तो ये भी क्यूबॉइड, इसलिए सेम फॉर्मूलाज यूज करेंगे। सो लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट 15 times 4 times 2.5 that is 150। तो सरफेस एरिया है 215, वॉल्यूम है 150। 215 डिवाइड बाय 150 और आंसर इसमें आता है 1.43। दैट्स इट। तो क्या इसमें भी नीचे 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब जरा मुझे बताओ रेशियो ज्यादा किस में है? 0.72:1 ये था S1 या S2 1.43 डिवाइड बाय 1, वैल्यू बड़ी कौन सी है? 0.72। 0.72 डिवाइड बाय 1 करके देखो। 1.43। एग्जैक्टली ये बड़ी वैल्यू है, तो इसमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, रेशियो मतलब कि जब आप इसको डिवाइड करोगे जो आंसर क्या आएगा, दैट्स इट। तो ये आंसर ज्यादा बड़ा है। अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है, तो S2 में डिफ्यूजन ज्यादा होगी, तो ये तो कम टाइम लेगा, राइट? जी। क्योंकि S1 में सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम है, डिफ्यूजन का रेट कम होगा, टाइम ज्यादा लेगा। सो S1 टेक्स मोर टाइम देन S2 एंड इसीलिए बी इज आवर आंसर। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। ऑलराइट, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। दो टेस्ट ट्यूब्स हैं आपके पास, उनको हमने लेबल किया एक्स एंड वाई। सो दिस इज टेस्ट ट्यूब नंबर 1 एंड दिस इज, थोड़ा टेस्ट ट्यूब बड़ी बनाते हैं क्योंकि हम चीजें भी डालेंगे इसके अंदर। ओके, अच्छा, टू टेस्ट ट्यूब लेबल्स एक्स एंड वाई, तो इसको एक्स बना दिया, इसको वाई बना दिया। दे वर सेटअप कंटेनिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन एक्स और सॉल्यूशन वाई रिस्पेक्टिवली। मतलब टेस्ट ट्यूब एक्स को आपने एक्स क्यू लेबल किया क्योंकि इसमें सॉल्यूशन एक्स होगा, और फिर जो आपका टेस्ट ट्यूब वाई है उसको वाई क्यू लेबल किया क्योंकि उसमें सॉल्यूशन वाई होगा। अब जरा देखो कर क्या रहे। अ लार्ज नंबर ऑफ टाइप पी सेल्स, मतलब एक सेल है उनको उन्होंने नाम दे दिया टाइप पी, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइप क्यू सेल्स, नाम दे दिया क्यू, दे वर एडेड इनटू टेस्ट ट्यूब एक्स एंड आल्सो इनटू वाई। मतलब कि इसके अंदर आपने पी सेल्स डाले एंड क्यू सेल्स डाले, और इसके अंदर भी पी सेल्स डाले, क्यू सेल्स डाले। After a few minutes, samples of the solution were taken and the cells were observed with a microscope। अभी जो सोल्यूशन एक्स था ना, इसके अंदर पी और क्यू सेल्स के टाइप दोनों थे। पता ये चला कि सारे पी सेल्स बर्स्ट कर गए और क्यू सेल वाले बर्स्ट नहीं करे, और सोल्यूशन वाई में कोई भी सेल बर्स्ट नहीं कर। विच रो करेक्टली आइडेंटिफाई सेल टाइप क्यू इन सोल्यूशन एक्स एंड वाई। तो आपने क्यू बताना है कौन सा था, सोल्यूशन एक्स बताना है कौन सा था, और सोल्यूशन वाई बताना है कौन सा था। तो इस सवाल को जरा समझते हैं, ये ट्रिक क्या यूज करनी है, मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू आस्क। देखो, सोल्यूशन क्यू पे, सॉरी सेल टाइप क्यू पे पहले फोकस करो। सोल्यूशन एक्स में पता चला ये बर्स्ट नहीं किया, और सोल्यूशन वाई में भी पता चला कि ये क्यू बर्स्ट नहीं हुआ था। अभी तक क्या आपको ये पता है कि क्यू एक एनिमल सेल है या प्लांट सेल? नहीं। नहीं। दोनों केसेस देख लेते हैं ना, क्योंकि अभी वी आर नॉट श्योर इफ इट्स एन एनिमल और अ प्लांट सेल। अगर ये प्लांट सेल होता, अज्यूम करो एक सेकंड के लिए कि सेल क्यू एक प्लांट सेल है, और आपने सेल क्यू को एक ऐसे कंटेनर में डाला है जिसमें डिस्टिल्ड वाटर है, क्या सेल क्यू बर्स्ट करेगा? अगर सेल क्यू प्लांट सेल होता, प्लांट सेल नहीं करता। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, अगर आपने सेल क्यू जो कि अगेन हम अज्यूम करें भी करें ये प्लांट सेल है, डिस्टिल्ड वाटर में आपने नहीं डाला, आपने इसको एक कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाला, क्या वो बर्स्ट करेगा?
करेगा। अगर आपने उसको कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाला तो क्या पानी सेल के बाहर नहीं जाएगा? उससे तो सेल प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, राइट? सही। वो बर्स्ट कभी भी नहीं करेगा। तो और तीसरी सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन हमने देख ली, पानी सेल के अंदर जा रहा है, बर्स्ट नहीं किया। पानी सेल से बाहर जा रहा है, बर्स्ट नहीं किया। अगर तीसरी सिचुएशन में हम इसको ऐसे बीकर में डालें जिसके अंदर जो सोल्यूशन है ना, उसका वाटर पोटेंशियल इज द सेम एज द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल, क्या प्लांट सेल बर्स्ट करेगा? नहीं। तो मतलब तीनों सिचुएशंस में वो बर्स्ट नहीं करेगा, राइट? अगर वो प्लांट सेल हो तो। जी। अच्छा, अब जरा एनिमल सेल के लिए ये तीनों सिचुएशंस देख लो। अगर आप उसको डिस्टिल्ड वाटर में डालो, क्या वो बर्स्ट करेगा? करेगा। बिल्कुल करेगा। अच्छा, पहले तो जरा ये देख लेते हैं ना, रेड ब्लड सेल क्या ये एक एनिमल सेल है? जी। और एनिमल सेल को डिस्टिल्ड वाटर में आपने डाला तो उन्होंने बताया सोल्यूशन वाई में कोई सेल बर्स्ट नहीं किया था। अगर आप रेड ब्लड सेल को डिस्टिल्ड वाटर में डालो, क्या वो बर्स्ट कर जाएगा? कर जाएगा। तो मतलब ए तो आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, गॉ ब्लड सेल्स ये भी एनिमल सेल है, डिस्टिल्ड वाटर में डाला ये भी बर्स्ट कर जाएगा, तो क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? नहीं। नहीं, तो बी भी नहीं। अच्छा, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जरा आ जाओ सी और डी पे। अब सोल्यूशन एक्स की जरा बात करते हैं। उन्होंने कहा सोल्यूशन एक्स में क्यू दोबारा से बर्स्ट नहीं हुआ था। तो अगेन, अगर आपके पास एक एनिमल सेल है और उसको आपने सोल्यूशन एक्स में डाला जो कि डिस्टिल्ड वाटर है, क्या ये बर्स्ट कर जाएगा? अभी वो सोल्यूशन वाई छोड़ दो, अब सेल टाइप क्यू देखो। लिवर सेल को अगर डिस्टिल्ड वाटर में डालें, क्या वो बर्स्ट करेगा? सिंपल। करेगा। लेकिन ये लोग तो कह रहे थे कि सोल्यूशन एक्स में जब डाला तो सेल क्यू बर्स्ट नहीं किया। तो क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? नहीं। इसीलिए डी इज आर आंसर। रूट हेयर सेल एक प्लांट सेल है जिसको अगर डिस्टिल्ड वाटर में डालो, जैसे ये हमने देखा, वो बर्स्ट नहीं करेगा। तो इनकी ये स्टेटमेंट सही हो गई। और सोल्यूशन वाई में भी क्यू बर्स्ट नहीं किया। क्यों? रूट हेयर सेल और 5% NaCl सोल्यूशन है। अगर हम बाय चांस मान भी लें कि चलो पानी यहां से यहां तक जाएगा, फिर भी तो ये प्लाज्मोलाइज होगा ना, बर्स्ट तो नहीं होगा। इसीलिए बर्स्ट का केस यहाँ पे है ही नहीं। और हमने तीनों सिचुएशंस करके देखी ना प्लांट सेल में, कुछ भी हो जाए प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करेगा। इसीलिए नो बर्स्टिंग हियर एंड नो बर्स्टिंग हियर, व्हिच इज व्हाई डी इज आवर आंसर। गुड टू गो। जी। ऑलराइट। अब एक ह्यूमन मसल सेल आपको दिया हुआ है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। कितने सेंट्रोमेयर्स होंगे? हमने पढ़ा है ना, सेंट्रोमेयर्स क्या होते हैं? कि जब आप एक क्रोमोसोम को देखते हो तो उस क्रोमोसोम का जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा बटन की तरह होता है, वो शर्ट का जो बटन है ना, वैसा सेंट्रोमेयर ऐसा होता है। अभी अभी तक हमने क्रोमोसोम्स को अलग नहीं किया। मतलब हम प्रो एनाफेज में नहीं गए हैं, हम अर्ली प्रोफेज में। तो ये 46 होंगे। तो कितने सेंट्रोमियर्स हैं? 46 ही होंगे। बिल्कुल, एक क्रोमोसोम के लिए एक सेंट्रोमियर, 46 क्रोमोसोम्स 46 सेंट्रोमियर। मेटाफेज में कितने होंगे? उसमें भी 46 होंगे। बिल्कुल, उसमें भी 46 होंगे। लेकिन अब एनाफेज में आप क्या करते हो? इस सेंट्रोमियर के अंदर दो काइनेटोकोर्स थे ना, एक काइनेटोकोर एक सिस्टर क्रोमेटिड का, दूसरा काइनेटोकोर दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड का। और आप इनको पुल करते थे इस तरीके से। तो अब कितने सेंट्रोमियर्स होंगे? फोर्टी कितने? सिक्स 46 के डबल हो जाएंगे, मतलब 92। परफेक्ट, 92 हो जाएंगे। तो इसलिए ए आपका आंसर होगा। सिंपल, बस एक लॉजिक थी एनाफेज वाली, जो अगर आपको ये आती होगी, जो आपको आती है, तो आंसर आपका निकल आएगा ए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं टेलोमेयर्स जो हैं दे बिकम शॉर्टर ड्यूरिंग ईच सेल साइकिल। हमने पढ़ा है ना, टेलोमेयर्स आर नॉन कोडिंग रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। मतलब कि ये ऐसे डीएनए के बेस सीक्वेंसेस होते हैं जो कि रिपीट भी होते हैं और किसी चीज के लिए कोड भी नहीं करते। और ये हमें पता है कि क्यों होते हैं, क्योंकि जब डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करता है तो वो पूरा एंड तक नहीं जाता। क्रोमोसोम के डीएनए मॉलिक्यूल के वो पूरे एंड तक नहीं जाता, वो बीच में ही रुक जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था जो नहीं हुआ रेप्लिकेट, उसकी हमें जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो टेलोमेयर होता है। ये फंक्शन था टेलोमेयर का।
सो किस फेज में टेलोमेयर्स छोटे होते हैं? जिस फेज में रेप्लिकेशन हो रही होती है डीएनए की, करेक्ट? जी। और एप्लीकेशन किस फेज में होती है? एस फेज। एग्जैक्टली, बिकॉज रिमेंबर हमने क्या कैसे याद रखा था, एस फॉर सिंथेसिस। डीएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस एस फेज में होती है, जहाँ पे टेलोमेयर शॉर्ट होता है। राइट, तो आई थिंक आज हम यहीं तक रखेंगे इसको। एक हमने बस डिटेल में मुझे करना है, ये मेरा गोल है। जल्दी नहीं करना, क्योंकि एमसीक्यू आप कितने ही कर लोगे, आप 10 कर लोगे, 20 कर लोगे, लेकिन हर सवाल को अगर आप डिटेल में देखोगे ना, तो उससे आपके ज्यादा अच्छे चांसेस हैं नंबर ऑफ मार्क्स इन एमसीक्यूज को इंक्रीज करने से। क्योंकि इट्स द सेम लॉजिक, राइट? इट्स द सेम सिलेबस। इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, कोई भी सवाल इससे हल हो सकता है। सो any confusions in anything related? अभी तक तो नहीं है। सही, तो फिर अच्छा, कल भी मैंने आपको बता दूं टाइम, आज हम कल भी 2 बजे ही क्लास रखेंगे कल की। तो सही। हम फिर इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।